मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सब को गुरुकुल SKJ क्लास में स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर दिन रूटीन के अनुसार मैं आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं। आज रूटीन के अनुसार इतिहास क्लास 12 का पार्ट 2 का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आप लोग के सामने आया हूं। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके विषय वस्तु का तो है ही और कंपटीशन में भी आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करेंगे। तो आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, इन सारे प्रश्नों को हम लोग मनन करें, अध्ययन करें और पढ़ाई में ध्यान एकाग्रचित करें। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सो देख लीजिए। कक्षा 12 इतिहास पार्ट 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन में भारत आया था। पहला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए थे। किसके शासन काल में भारत आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। दूसरा क्वेश्चन आइए, अल-बुर्नी किसके साथ भारत आया था। अल-बुर्नी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनी के साथ। अल-बुर्नी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनी के साथ। अल-बुर्नी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो हेनसांग को कहा जाता है। अगर आपको यह क्वेश्चन आ जाए कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है तो आप सीधे छाप दीजिएगा हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो हेनसांग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो हेनसांग को कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो हेनसांग को कहा जाता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो जहांगीर के दरबार में। किसके शासन दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में। किसके? तो जहांगीर के दरबार में। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो जहांगीर के दरबार में आया था। किस कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि महालवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई थी। महालवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई थी? तो मार्टिन वर्ड के द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा लागू की गई थी? तो मार्टिन वर्ड के द्वारा लागू की गई थी। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मालवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। तो मार्टिन वर्ड के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो मार्टिन वर्ड के द्वारा लागू किया गया था। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, दामिन ए कोलह क्या था। दामिन ई कोह क्या था? तो भूभाग था। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, दामिन ई कोह क्या था? तो एक भूभाग था। क्या था? एक भूभाग था। अगर परीक्षा में आ जाए कि दामिन ई कोह क्या था तो आप सीधे छाप दीजिएगा एक भूभाग था। क्या था? एक भूभाग था। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि दामिन ए कोह क्या था। तो एक भूभाग था। सातवां क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कर्नवालिस कोड बना था। कर्नवालिस कोड कब बना था? तो 1793 ईस्वी में बना था। 1793 ईस्वी में कर्नवालिस कोड बना था। कब कर्नवालिस कोड बना था? तो 1793 ईस्वी में। कब बना था? तो 1793 ईस्वी में। फिर से आठवां क्वेश्चन मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो 1875 ईस्वी में। दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया था? तो 1875 ईस्वी में। कब गठित किया गया था? तो 1875 ईस्वी में। कब गठित किया गया था? तो 1875 ईस्वी में। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में। उस पर अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में। अगर परीक्षा में आ जाए कि संथाल विद्रोह कब हुआ था तो आप सीधे छाप दीजिएगा 1855 ईस्वी में। कब हुआ था? 1855 ईस्वी में।
फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? तो पुर्तगाली थे। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? तो पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अकबरनामा की रचना किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अबुल फजल ने किया था। अगर यह परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि अकबरनामा का रचयिता कौन है? तो अबुल फजल है। सीधे लिख दीजिएगा, अकबरनामा का रचयिता कौन है? तो अबुल फजल है। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, अकबरनामा के रचयिता कौन है? तो अबुल फजल है। अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अबुल फजल ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोंडरमल था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोंडरमल था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोंडरमल था। वित्त मंत्री का अर्थ होता है धन का मालिक। तो यहां पर फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोंडरमल था। टोंडरमल था। टोंडरमल था। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोंडरमल था। टोंडरमल अकबर का वित्त मंत्री थे। उसके बाद आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त था? तो 5 भागों में। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त था? तो 5 भागों में। अगर यह प्रश्न आ जाए कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त था, तो आप सीधे छाप दीजिएगा 5 भागों में। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त था? तो 5 भागों में। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त था? तो 5 भागों में। अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, बादशाहनामा किसने लिखा था? तो अब्दुल हामिद लहरी ने लिखा था। बादशाहनामा किसने लिखा था? तो अब्दुल हामिद लहरी ने लिखा था। बादशाहनामा किसने लिखा था? तो अब्दुल हामिद लहरी ने लिखा था। किसने लिखा था? अब्दुल हामिद लहरी ने। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, बादशाहनामा किसने लिखा था? तो अब्दुल हामिद लहरी ने लिखा था। अब्दुल हामिद लहरी ने लिखा था। फिर से आइए अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा दीन-ए इलाही धर्म कब लागू किया गया था? तो 1581 ईस्वी में। अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की गई थी? तो 1581 ईस्वी में। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए कि अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म कब लागू किया गया था? तो 1581 ईस्वी में। 1581 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? अगर यह प्रश्न आ जाए तो आप सीधे छाप दीजिएगा, बाबर था। फिर से एक बार क्वेश्चन, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। तुजुके बाबरी किसने लिखी थी? तो बाबर ने लिखा था। तुजुके बाबरी किसने लिखी थी? तो बाबर ने लिखा था। तुजुके बाबरी किसने लिखी थी? तो बाबर ने लिखा था। इसे बाबरनामा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तुजुके बाबरी और बाबरनामा दोनों एक ही पुस्तक का नाम है जिसे बाबर ने लिखा था। यह एक आत्मकथा है। बाबर अपने आत्मकथा लिखे थे, उसी को तुजुके बाबरी या बाबरनामा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो फिर से एक बार क्वेश्चन मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, इसको सुन लेंगे आप कि तुजुके बाबरी किसने लिखा था? तो बाबर ने लिखा था। तुजुके बाबरी किसने लिखा था? तो बाबरनामा ने लिखा था। यहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि बाबरनामा किसने लिखा था? तो बाबर ने ही लिखा था। अकबर का वजीर कौन था? तो बैरम खां था। अकबर का वजीर कौन था? तो बैरम खां था। अकबर का वजीर कौन था? तो बैरम खां था। अकबर का वजीर कौन था? तो बैरम खां था। अगर यह परीक्षा में आ जाए कि अकबर का वजीर कौन था, तो आप सीधे छाप दीजिएगा, बैरम खां था। बैरम खां जी रहीम जी के पिताजी थे, जो अकबर के संरक्षण थे और मुगलिया सल्तनत के सबसे वफादार व्यक्तियों में से एक व्यक्ति वह थे। अकबर का वजीर कौन था? तो बैरम खां था। अकबर का वजीर कौन था? तो बैरम खां था। अकबर का वजीर कौन था? तो बैरम खां था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। अगर यह प्रश्न परीक्षा में आ जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आप सीधे छाप दीजिएगा 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। फिर से प्रश्न सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल किस नदी के किनारे
स्थित है तो यमुना नदी के किनारे। अगर यह प्रश्न आ जाए कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है तो आप सीधे छाप दीजिएगा यमुना नदी के किनारे। फिर से एक बार प्रश्न, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है तो यमुना नदी के किनारे। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है तो यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे तो यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे तो यमुना नदी के किनारे। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है तो यमुना नदी के किनारे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, महात्मा गांधी का आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी तो गुजराती भाषा में। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी तो गुजराती भाषा में। यह प्रश्न कई बार बीपीएससी में भी पूछा हुआ है, इसलिए ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा आप लोगों से यही बात कहा है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। थोड़ी थोड़ी अगर आप हर दिन जीके को स्टोर करते चले जाएंगे तो एक दिन आपके पास इतना जीके की तैयारी हो जाएगी कि आप कोई भी कंपटीशन निकालने में आपको आसानी प्रतीत होगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग पूरी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। तो आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, एक बार और क्वेश्चन को सुन लिया जाए। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी तो गुजराती भाषा में। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी तो गुजराती भाषा में। अब आइए अगला क्वेश्चन मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब गए तो 1893 ईस्वी में वो गए। अगर प्रश्न आ जाए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए तो आप लिख दीजिएगा 1883 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका गए। अगर यह प्रश्न आ जाए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए तो 1915 ईस्वी में आए। कब आए 1915 ईस्वी में आए। फिर से यह क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए तो 1915 ईस्वी में आए। कब आए 1915 ईस्वी में आए। उसके बाद क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगर यह परीक्षा में आ जाए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। यह प्रश्न कई बार बीपीएससी परीक्षा में भी आया हुआ है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, इसलिए ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस तो कंप्लीट हो ही रहे हैं, साथ साथ आपके कंपटीशन की परीक्षा के लिए भी ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आप सभी छात्र छात्राओं से विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप प्रत्येक दिन का वीडियो देखें और सारे जीके को स्टोर कर कर एक नोट कॉपी बनाएं और फिर देखिए आपको कितने सारे जीके कंठस्थ हो जाते हैं। फिर से क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी तो 1853 ईस्वी में। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी तो 1853 ईस्वी में। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी तो 1853 ईस्वी में। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, भारत में रेलवे का शुरुआत कब हुई थी तो 1853 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी 1853 ईस्वी में हुई थी। संविधान के निर्माण में कितने समय लगा था, संविधान को बनने में कितना समय लगा था तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो यहाँ पर मैंने आप सभी छात्र छात्राओं के लिए इतने सारे प्रश्न लेकर आया था ऑब्जेक्टिव का, जो आप सभी को मैंने बताया। फिर से मैं एक बार रिवीजन कर रहा हूँ, आप सभी छात्र छात्राएं इसे गौर से सुनेंगे और मनन करेंगे और घर पर रात्रि के समय में सारे वीडियो को अच्छे से देखेंगे और सारे क्वेश्चन को एक नोट कॉपी में कलेक्ट करेंगे और फिर देखिए कितने सारे जीके आपके तैयार हो जाते हैं। इससे आपका इंटरमीडिएट का कोर्स भी पूरा हो जाएगा और आपको जनरल कंपटीशन के लिए मदद भी मिल जाएगा। तो आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं एक बार फिर से सारे क्वेश्चन को रिवीजन कर ले। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक को। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था तो मोहम्मद गजनी के साथ। अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था तो मोहम्मद गजनी के साथ। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है तो हेनसांग को। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है तो हेनसांग को। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है तो हेनसांग को। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था तो जहांगीर के दरबार में। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था तो जहांगीर के दरबार में। माहलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था तो मार्टिन वर्ड के द्वारा। माहलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था तो मार्टिन वर्ड के द्वारा। मार्टिन वर्ड के द्वारा। दामिन एक कोह क्या था तो एक भूभाग था। दामिन एक कोह क्या था तो एक भूभाग था। कर्नवालिस कोड कब बना था तो 1793 ईस्वी में। कर्नवालिस कोड कब बना था तो 1793 ईस्वी में। कर्नवालिस कोड कब बना था तो 1793 ईस्वी में। दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ था तो
1875 ईस्वी में। दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में। भारत आने वाले प्रथम यूरोपी कौन थे? तो पुर्तगाल थे। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपी कौन थे? तो पुर्तगाल थे। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोंडरमल। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोंडरमल। आईने अकबरी कितने भाग में विभक्त था? तो 5 भागों में। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त था? तो 5 भागों में। बादशाह नाम किसने लिखा था? तो अब्दुल हामिद लहरी ने। बादशाह नाम किसने लिखा था? तो अब्दुल हामिद लहरी ने। अब्दुल हामिद लहरी ने। अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म कब लागू किया गया था? तो 1581 ईस्वी में। 1581 ईस्वी में। 1581 ईस्वी में। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। भारतवर्ष में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। तुजुके बाबरी किसने लिखी थी? तो बाबर ने। तुजुके बाबरी किसने लिखी थी? तो बाबर ने। तुजुके बाबरी किसने लिखी थी? तो बाबर ने। अकबर का वजीर कौन था? तो बैरम खां। अकबर का वजीर कौन था? तो बैरम खां। अकबर का वजीर कौन था? तो बैरम खां। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे। महात्मा गांधी का आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? तो गुजराती भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है? तो गुजराती भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है? तो गुजराती भाषा में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए? तो 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए? तो 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 ईस्वी में। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 ईस्वी में। संविधान के निर्माण में कितने समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के निर्माण में कितने समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इस तरह से मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, ये सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया था और आज मैं सारा ये क्वेश्चन आपको दिया हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप सभी लोग इन सारे प्रश्न को आज रात में जरूर मनन करेंगे, जरूर पढ़ेंगे और ज़रूर देखेंगे और सबको लिखने का प्रयास करेंगे। यही मेरी विनती है आप सभी छात्र छात्राओं से। सही में रामधारी सिंह दिनकर जी कहे हुए थे कि जिस रास्ते से जा रहा था वह रास्ता सुनसान था। जिस रास्ते से जा रहा था वह रास्ता सुनसान था। एक हड्डी से ठोकर लगी, इस हड्डी का यह बयान था, ऐ मुसाफिर देख के चल मैं भी कभी इंसान था। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, इन पंक्ति के माध्यम से मैं सिर्फ आपको यही बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि आप सब लोग छोटे छोटे चीज़ों को भी स्टोर करेंगे, क्योंकि न जाने कब कौन सा ज्ञान आपको काम आ जाए और वो आपके जीवन को सफल बना दे। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं और कल पॉलिटिकल साइंस का विषय है जो मैं आप लोग को लेकर आऊँगा। आप सब लोग पॉलिटिकल साइंस कल पढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और आप सभी से विनती करता हूं कि गुरुकुल SKJ इस क्लास के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि सभी छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। अगर आप लोग को पठन पाठन की पढ़ाई अच्छी लग रही है तो मुझे प्रोत्साहित करेंगे ताकि मैं और आप सभी लोगों के लिए कुछ कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा आप लोगों से लेता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि आप लोग सदा खुश रहें।